Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. As you people know that we have started the chapter number 23rd of class second year biology subject. In this chapter today we are going to discuss one new topic that is about the DNA replication. In our previous lecture we discussed about the DNA as a hereditary material and how the scientists prove that DNA as a hereditary material. यानी कि इससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डीएनए को कैसे प्रूव किया था कि ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, हेरेडिटी मटेरियल है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए डीएनए का होना जरूरी है। अगर डीएनए नहीं होगा तो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होंगे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर। टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, और फिर इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं डीएनए replication का। and I hope you people very well know about the DNA, that what is DNA, यानी कि सिंपली फॉर्म लिखा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको सिंपली डीएनए कहा जाता है। रेप्लिकेशन का जो वर्ड है ये रेप्लिका से निकला है, इसका मतलब होता है किसी चीज की कॉपी, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी किस चीज का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। अब सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, द सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी सेल्फ सिंथेसिस होना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। अब सेल्फ सिंथेसिस का मतलब क्या है, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड मौजूद हैं, उसी स्ट्रैंड्स को क्या करना, कॉपीज बनाना, उसी स्ट्रैंड के कॉपीज बनाना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। और ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कब होता है, ये अक्कर होता है, यानी कि अक्कर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर ड्यूरिंग एस फेज, ऑफ सेल साइकिल, यानी कि जब सेल साइकिल के स्टेजेस होते हैं तो उस दौरान सेल के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो होता है ड्यूरिंग द एस फेज, यानी कि फिर इसमें G1 फेज, G0 फेज, ये सेल साइकिल की क्या है, फेजेस हैं। इन फेजेस में जो एस फेज है उसके दौरान ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस अक्कर होता है, यानी कि उसी दौरान ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। और मैंने कहा कि सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, यानी कि डीएनए अपनी की तरह क्या करता है, कॉपीज बनाता है, और इस कॉपीज, डीएनए के कॉपीज बनाने को डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ दैट डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये डुप्लेक्स होता है। डुप्लेक्स मींस कॉपीज बना लेता है, अपनी एक डिप्लॉइड कॉपी बना लेती हैं, डुप्लीकेट कॉपी बना लेती हैं, यू कैन से एग्जैक्ट कॉपी बना लेती हैं डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या है, एक क्वेश्चन है कि हाउ डीएनए मॉलिक्यूल मेक इट्स डुप्लेक्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर मालूम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कर लिए, साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लिए कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का क्या है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये
कॉपी कैसे होता है, यानी कि जो हमारे पास सिंगल डीएनए है, ये हमारे पास एक सिंगल डीएनए है, लेकिन जब सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो रिप्लिकेशन प्रोसेस से गुजरे, और उस रिप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान डीएनए के एक सिंगल डीएनए के क्या बन जाए, कॉपी बन जाए, डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, ताकि वो नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उसमें डीएनए के कॉपी को क्या कर लें, ट्रांसफर कर ले। और डीएनए की एक कॉपी ट्रांसफर होगी तो उसके क्या बनेंगे, मतलब पहले कॉपी बनाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में उनको ट्रांसफर करेगा, और उसी के थ्रू पे क्या ट्रांसफर होंगे, करेक्टर ट्रांसफर होंगे, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दूसरे दूसरे जो क्या होते हैं ऑस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उससे डीएनए की मदद से ही करेक्टर ट्रांसफर होंगे। अब ये एक सिंगल क्या है, डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। कैसे डुप्लीकेट होगा, यानी कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनेगी कि ये नेक्स्ट जनरेशन में एक कॉपी को ये क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन में देंगे और एक कॉपी को अपने पास रखेंगे, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रैंड के क्या बन जाते हैं, डुप्लीकेट स्ट्रैंड बन जाती हैं, और वही डुप्लीकेट जो स्ट्रैंड होती हैं वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन में। अब यही क्वेश्चन है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये रिप्लिकेशन कैसे करता है, यानी कि एक तो सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल है, कैसे ये क्या कर लेता है, कॉपी बनाता है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कर लिए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लिए, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता चला, और कुछ साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि जो डीएनए का जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव है, कुछ कह रहे थे कि डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस कंजर्वेटिव है, कुछ कह रहे थे डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस डिस्पर्सिव है। अब ये तीनों जो मैंने नाम लिए इसका क्या क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी इसी लेक्चर में। जो पहले ये सुन ले कि डीएनए का जो ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है ये पेरेंट स्ट्रैंड कहलाएगा। डीएनए का ओरिजिनल जो स्ट्रैंड मौजूद होगा एक ऑर्गेनिज्म में वो क्या कहलाएगा, पेरेंट स्ट्रैंड कहलाएगा। यानी कि लेट सपोज ये हमारे पास एक डीएनए है तो ये पहले से मौजूद है, इसको हम पेरेंटल डीएनए या पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे। अब ये पेरेंटल डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसके क्या बनने हैं, जो कॉपीज बनेंगे वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कहलाएगा। बात की समझ आ रही है। जो पेरेंट डीएनए है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, इसके क्या बनेंगे, कॉपी बनेंगे, और वो कॉपी क्या कहलाएगी, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस डीएनए मेक्स इट्स डुप्लेक्स, ये क्वेश्चन है, हाउ डीएनए मेक्स डुप्लेक्स, यानी कि कैसे ये डीएनए का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डुप्लेक्स हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। मैंने कहा कि इस डुप्लीकेशन के लिए साइंटिस्ट ने के 3 डिफरेंट क्या दिए थे, मॉडल्स दिए थे, और वो 3 डिफरेंट मॉडल्स किया थे। वो 3 डिफरेंट मॉडल ये थे कि एक मॉडल था क्या, डीएनए रिप्लिकेशन के क्या थे, 3 मॉडल थे। डीएनए रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इसके क्या थे, 3 मॉडल्स थे। कौन कौन से 3 मॉडल्स थे, नंबर फर्स्ट जो मॉडल था वो ये था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है ये कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होता है, कंजर्वेटिव मॉडल। एंड द सेकेंड वन मॉडल इज नोन एज द
सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव model, and the third one model is known as dispersive model. Dispersive model, ये तीन क्या थे? डिफरेंट मॉडल्स थे अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव मॉडल की, किसका क्या मतलब था। ये सिंपल कहता है कि डीएनए का जो प्रोसेस है ये कंजर्वेटिव मॉडल है, यानी कि एक डीएनए से एग्जिट क्या बन जाता है, एग्जिट एक नया डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये एक नया मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि एक पेरेंटल डीएनए का मॉलिक्यूल अपना क्या कर लेता है, कॉपी बनाता है, एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाता है। जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था वो ये कहता है कि सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू हमारे पास एक लेट सपोज डीएनए का क्या है, मॉलिक्यूल है, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, और ये डीएनए का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये इसका नेक्स्ट स्टेप मतलब इसका एक जो स्ट्रैंड है ये ओरिजिनल होता है और इसका एक स्ट्रैंड ओरिजिनल होता है, ये इसका एक स्ट्रैंड ओरिजिनल है और इसका ये वाला जो स्ट्रैंड है ये क्या बना होता है, ये इसकी कॉपी बन जाता है। यानी कि सेमी कंजर्वेटिव, नाम से ही जाहिर है सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है हाफ ये पेरेंटल एक स्ट्रैंड मौजूद था उसी के क्या बन जाता है, दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है, और एक स्ट्रैंड मौजूद था ना तो इसका क्या बनेगा, दूसरा भी बनेगा, यानी कि एक से इस तरह इसका दूसरा स्ट्रैंड, तो एक डीएनए से दूसरा दो डीएनए। और ये क्या कह रहा था कि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, इस तरह डायरेक्टली क्या होते हैं, बनते हैं, और इसमें एक स्ट्रैंड जो था ये पेरेंटल होता है और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, डॉटर स्ट्रैंड होता है, जो कि बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये फर्क है कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में। जो थर्ड मॉडल है which is known as the dispersive model, इसमें ये है कि डीएनए के जो स्मॉल क्या बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट पर अपने लिए क्या करता है, कॉपी बनाता है। जिस तरह कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसके क्या बनते हैं, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाते हैं, और फिर हर एक फ्रेगमेंट अपने लिए इस तरह क्या बनाता है, डीएनए के कॉपीज बना लेता है। तो ये क्या थे, ये जस्ट मॉडल थे, और इन तीनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि ये जो मॉडल है ये करेक्ट मॉडल है अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन। और ये मॉडल कौन सा करेक्ट है, जो सेमी कंजर्वेटिव का मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है ये मॉडल करेक्ट समझा जाता है, ये वाला मॉडल करेक्ट समझा जाता है अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन। और कैसे इसको प्रूफ किया कि जो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये करेक्ट है, इसको प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कर लिए, दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। और वो क्या एक्सपेरिमेंट कर किया, वो क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और किस साइंटिस्ट ने किया, इस एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना जो था वो किसने किया, मिचेल्सन एंड स्टेहल, जिसको मिचेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने डिजाइन किया और कैसे उनको पता चला कि जो डीएनए का प्रोसेस है, डीएनए का जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव है, कैसे उनको पता चला, वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे वो एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, और वो कंक्लूजन उन्होंने क्या आखिर में दिया कि द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन इज करेक्ट, यानी कि जो डीएनए रिप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो करेक्ट है। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे डिजाइन किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। और इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, मिचेल्सन
एंड स्टहल एक्सपेरिमेंट। ये इनके जो मतलब जिन साइंटिस्ट ने क्या कर लिया था, एक्सपेरिमेंट कर लिया था फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो इनके नाम क्या थे? एक मिचेल्सन था, दूसरा स्टेहल था। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या चीज यूज की थी? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो नाइट्रोजन है उनके आइसोटोप्स यूज किए थे। और वो यानी कि आमतौर पर नाइट्रोजन क्या है? N14 होता है। और जो इन्होंने आइसोटोप यूज किया था वो कौन सा यूज किया था? N15 का, नाइट्रोजन का जो हैवी आइसोटोप था। और अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे डिजाइन किया था कि सबसे पहले इन्होंने एक कल्चर बनाया, इन्होंने बैक्टीरिया का क्या कर लिया? बैक्टीरिया का एक कल्चर बनाया, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया उन्होंने यूज किए थे? ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किए थे। सिंपल हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो ई कोलाई थे N15 का कल्चर किया था, यूज किया था। और जो नॉर्मल क्या है नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में होता है? यानी कि जस्ट सपोज ये हमारे पास नॉर्मल नाइट्रोजन है N14, इसी का क्या यूज किया था? इसी का आइसोटोप यूज किया था N15। ये आइसोटोप यूज किया था फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने सबसे पहले एक कल्चर मीडिया बनाया ई कोलाई का, जिसमें N15 क्या किया था? ग्रो किया था। N15 यहां पर मौजूद था। और ये क्या है इसके अंदर? ये सिंपल ई कोलाई का कल्चर है। ई कोलाई कल्चर, इस ई कोलाई कल्चर में क्या मौजूद है? N15 जो नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन का जो हेवी आइसोटोप है ये मौजूद है। हेवी आइसोटोप मौजूद है। और जो आम जनरेशन है यानी कि ई कोलाई का जो नॉर्मल जनरेशन होगा उसके अंदर क्या होगी? उसके अंदर N14 मौजूद होगा। अब सिंपल ये क्या करता है? इस कल्चर में, इस कल्चर से क्या करता है? वो सैंपल क्या करता है? कलेक्ट करता है। और इस कल्चर के साथ साथ इन्होंने एक और कल्चर मीडिया बनाया था, जिसको यानी कि इसको अगर हम इस तरह लिख लें कि एक और कल्चर मीडिया बनाया था, ये एक और कल्चर मीडिया इसने क्या किया था? प्रिपेयर किया था। एक और कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया था। ये एक और कल्चर क्या है? मीडिया है। और इसमें N14 कल्चर मीडियम था। यानी कि ये वाला जो था N15 का था और ये वाला N14 का था। N14 कल्चर मीडियम। N14 कल्चर मीडियम। और सिंपली क्या बताना चाह रहा है? बताना ये चाह रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, या ये कंजर्वेटिव की थ्रू होता है, या ये डिस्पर्सिव, यानी इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो सिंपल इन्होंने जो N14 का किया था, जनरेशन था, उसका डीएनए क्या होता है? N15 के अंदर एनकॉर्पोरेटेड होता है। यानी कि N14 का जो जनरेशन है, N14 जनरेशन का जो डीएनए है ये किस में एनकॉर्पोरेट होगा? ये N15 के अंदर कॉर्पोरेट होगा। N15 के अंदर ये कॉर्पोरेट्स होगा, एनकॉर्पोरेट होगा। Incorporated to
एन और ये किस चीज में इनकॉर्पोरेट्स एंड डीएनए, यानी कि N14 का जो डीएनए होगा ये इस N15 के जनरेशन के साथ क्या रहेगा, इनकॉर्पोरेट होगा। और फिर क्या करता है, फिर इस N15 को क्या करता है, एक वो यूज करता है, साल्ट यूज करता है, यानी कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज करता है एक ट्यूब के अंदर वो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज करता है। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है, इस ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट को यूज करता है, डेंसिटी ग्रेडियंट। ये एक ऐसा ग्रेडियंट होता है, यानी कि एक ऐसा साल्ट होती है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी चीजों को क्या करता है, सेपरेट करता है। बेसिकली ग्रेडियंट हम किसे कहते हैं, डिफरेंस को कहते हैं। और यहां पर जो डिफरेंस होगा, यानी कि ये जो सीजियम क्लोराइड है ये डिफरेंस देगा किसके थ्रू, ये डिफरेंस देगा इनके डेंसिटी के बेस पे, यानी जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठेगा और जिस चीज की डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, टॉप पे जाएगा। तो सिंपल क्या करता है, ये इससे सैंपल क्या करता है, लेता है और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का जो ट्यूब है उसमें डाल देता है। अब ये जो इससे क्या करता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करता है। ये जितनी भी बैक्टीरिया है इससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आफ्टर डीएनए एक्सट्रैक्शन उस डीएनए को क्या कर लेता है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या कर देते हैं, जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था वो डीएनए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में डाल देते हैं। अब देखना ये चाह रहा है कि इसका बैंड कहां पे आ रहा है, यानी कि ये टॉप पे आ रहा है या ये बॉटम में आ रहा है। तो मालूम क्या करना चाहेगा, पता चलेगा कि कौन सा बैंड कहां पे आया हुआ है। और इसने जब ये N15 का यूज किया तो इसके पास जो बैंड था वो कहां पर आ गया, इसके पास जो बैंड था किस चीज का, जो सैंपल का बैंड था वो सिंपल इसके साथ बॉटम में आ गया। क्यों बॉटम में आ गया, क्योंकि ये जो N15 है वो उसने यूज किया था। तो N15 मीडिया जो है वो हेवी आइसोटोप है, तो ये क्या रहेगा, नीचे बॉटम में रहेगा, यानी कि ये टॉप पर क्या होगा, नहीं बनेगा। टॉप पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो इसमें N15 जो होगा वो यूज किया हुआ है। और N15 हमें पता है कि N15 इज अ हेवी आइसोटोप। तो हेवी आइसोटोप है जिसकी वजह से ये नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट में क्या करता है, नेक्स्ट में ये इस कल्चर की क्या करता है, डिफरेंट सैंपल लेता है और इस कल्चर से ये डिफरेंट सैंपल लेता है डिफरेंट टाइम के अंदर, यानी कि 0 मिनट पे, 20 मिनट्स पे, 40 मिनट्स पे, 60 मिनट्स पे। आफ्टर 20 मिनट्स का क्या करता है, गैप देता है और एक एक सैंपल क्या करता है, कलेक्ट करता है, यानी कि इसको इस सैंपल से 3 क्या करता है, इस सैंपल कलेक्ट करता है। किस चीज से, जिसमें N14 क्या हुआ था, पहले से ग्रो किया हुआ था और पहले से N14 ग्रो किया हुआ था और साथ साथ में अब ये क्या कर रहा है, N15 का जो बैक्टीरिया है उसको भी क्या कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है, यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं कि इसको कल्चर को इसमें मिला रहा है, जिसमें N14 मौजूद था और ऊपर से वो क्या डाल रहा है, N15 भी डाल दिए उसने। अब इसी कल्चर से क्या कर रहा है, सैंपल कलेक्ट कर रहा है डिफरेंट टाइम्स में
और पहला जो इसने फॉर एग्जांपल सैंपल कलेक्ट किया आफ्टर 20 मिनट, और इससे पहले 0 मिनट पे भी इसने कलेक्ट किया था, तो 0 मिनट पे जो आया था वो भी बॉटम में आया था। और जो 20 मिनट्स पे कलेक्ट किया, यानी कि जो 20 मिनट्स पे सैंपल कलेक्ट किया इससे, तो कहां पर ये आएगा, इसका बैंड कहां पे आएगा, इसका बैंड आया बिल्कुल इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट जगह पे, दरमियान में। तो आफ्टर 20 मिनट्स इसका जो बैंड आया वो दरमियान में आया। और इससे क्या मालूम हुआ, अच्छा और ये 20 मिनट्स क्यों दे रहा है, ये 20 मिनट्स इस वजह से दे रहा है 20 मिनट्स का ब्रेक, क्योंकि जो लाइफ टाइम है, यानी कि जो लाइफ साइकिल है किसका, लाइफ साइकिल जो है इकोलाई का जो लाइफ साइकिल है वो कितने टाइम लेता है, 20 मिनट्स लेता है। और 20 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद वो यानी कि रिप्लिकेट होता है। अब ये बैंड जब इसके पास आया तब क्या इसको मालूम हुआ कि जो डीएनए है वो एक स्ट्रैंड तो क्या बना है, इसके साथ जो एक स्ट्रैंड है वो तो N15 का बना हुआ है, N14 का बना हुआ है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसके साथ ये N15 का है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है, इनकॉर्पोरेट हुए हैं। और दोनों के इनकॉर्पोरेट होने की वजह से इसकी जो उस बैंड है वो दरमियान में आया हुआ है, इंटरमीडिएट लेवल पे आया हुआ है। इसी तरह इसके बाद जो 40 मिनट्स पे लेता है तो 40 मिनट्स पे उसके पास दो बैंड आ जाते हैं, यानी कि इसको क्या करेगा, इसी से एक और सैंपल अगर कलेक्ट करेगा, तो इसने क्या किए हैं, एक और अगर सैंपल कलेक्ट किया तो यहां पर हम एक और ट्यूब बना लेंगे, और इस ट्यूब में सैंपल लिया है आफ्टर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स जब इसने सैंपल लिया तो इसके पास एक इंटरमीडिएट आ गया और एक इसके पास लाइट आ गया, यानी कि इस बात से यह पता चलता है कि एक बैंड यहां पर आ गया और एक बैंड ये आ गया। इट मींस जो 50% है वो N14 आ गया, और जो 100% है ये क्या है, N14 है जो कि लाइट है, और ये क्या है, इसमें ये इंटरमीडिएट है, N14 भी है इसमें प्लस N15 भी है, दोनों मौजूद हैं। जब दोनों स्ट्रैंड मौजूद होंगे तो इसका लेवल क्या आएगा, इसका स्ट्रैंड कहां पे आएगा, दरमियान में आएगा, इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा, ना बॉटम में ना ये टॉप पे। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक N15 का स्ट्रैंड है और एक N14 का स्ट्रैंड है। तो इस बात से इनको पता चलता है कि जो डीएनए का प्रोसेस है, ये डीएनए का जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है ये किस मेथड के थ्रू होता है, ये होता है थ्रू सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होता है। यानी कि अगर ये क्या था, कंजर्वेटिव मॉडल था, फिर तो ये सारे के सारे बैंड्स नीचे आने थे क्योंकि ज्यादा सारे के सारे हैवी होते, और अगर ये डिस्पर्सिव मॉडल था तो फिर स्मॉल स्मॉल पीसेस आते हैं और इसका ये जो बैंड अपीयरेंस है ये इस तरह ना होती बल्कि अप एंड डाउन होती। लेकिन अब इसमें क्या है, बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पे आया है। तो इंटरमीडिएट लेवल से ये साबित हुआ कि जो डीएनए हमारे पास जब रिप्लिकेट होता है डीएनए, तो इसका एक स्ट्रैंड क्या है, अपना है, और इसका दूसरा स्ट्रैंड ये क्या करता है, बना लेता है अपने लिए निवली बना लेता है, फॉर्मेशन हो जाती है नए स्ट्रैंड की। और ये नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन जब होगी तो इसका जो वेट हुआ, मालूम किया उन्होंने, वो क्या था, दरमियान में आया हुआ था, यानी कि न ज्यादा न कम था, बिल्कुल वो नहीं था, लाइट नहीं था, और जो दूसरा था ये क्या था, ये बिल्कुल हेवी भी नहीं था, दरमियान में इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि इसका ये जो मैंने ब्लैक कलर का ड्रा किया हुआ है, ये जस्ट सपोज आप कह सकते हैं कि ये N15 का स्ट्रैंड था, और ये जो पहले से ब्लू कलर का स्ट्रैंड है दिस इज दी
14 स्ट्रैंड, यानी कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, डॉटर होता है। इससे यह पता चलता है कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल जब वो रिप्लिकेट होता है तो वो रिप्लिकेट होता है कौन से मॉडल के थ्रू, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू। और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ये हमें बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड पहले क्या होगा, पहले डीनेचर होगा, यानी कि ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या होगा, डीनेचर होगा। पहले इसके क्या बनेंगे, पहले इसके दो कॉपीज, यानी कि दो कॉपीज नहीं, दो अलग अलग क्या बनेंगे, स्ट्रैंड बनेंगे। जिस तरह के एक स्ट्रैंड और इसका ये दूसरा स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगी। उसके बाद ये वाला स्ट्रैंड अपने लिए एक स्ट्रैंड बनाएगा और ये वाला स्ट्रैंड अपने लिए एक स्ट्रैंड बनाएगा। तो हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल के दो कॉपीज आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यही मैंने लिखा हुआ था कि सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनना, एक डीएनए मॉलिक्यूल के क्या बन जाना, कॉपीज बन जाना, इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और एक डीएनए मॉलिक्यूल अपने लिए दूसरा स्ट्रैंड यानी कि दूसरी कॉपी कैसे बनाती हैं, विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू। और अगर ये क्या होता, यानी कंजर्वेटिव मॉडल होता, फिर इसमें वो जो सेपरेशन है उसकी जरूरत ना होती, यानी कि डीएनए डीनेचुरेशन की जरूरत ना होती। अब ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, यानी इसका एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा जो मैंने ब्लू कलर का ड्रा किया हुआ है, और एक स्ट्रैंड इसके लिए न्यूली सिंथेसाइज होगा। और जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा वो ही जब इसके साथ मिलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड था, दूसरा इसका क्या है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। अब एक डीएनए पेरेंटल डीएनए से क्या बना है, एक पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बन गए हैं। और यही मैंने कहा था कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल पेरेंटल डीएनए कहलाता है जो कि पहले से मौजूद होता है, और इसी के क्या बनते हैं, कॉपीज बनते हैं। इट मींस कि यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल के कॉपीज हो गए तो हम इसको क्या कहेंगे, डीएनए डॉटर, डीएनए के क्या बन गए, डॉटर मॉलिक्यूल बन गए। ये अब डॉटर मॉलिक्यूल हैं किसके, डीएनए के, और इसी के क्या बन रही हैं, इसी के कॉपीज बनते जाते हैं। और ये मैंने कहा था कि ये प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, कब होता है, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसको हम क्विकली रिव्यू करते हैं कि कैसे क्या हमने डिस्कस किया। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस डिस्कस किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल्फ सिंथेसिस प्रोसेस है डीएनए मॉलिक्यूल का, और ये क्या करता है, कब होता है, ड्यूरिंग द एस फेज होता है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन में ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा, नई जनरेशन बनाएगा, तो उसके लिए डीएनए मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। तो वो डीएनए मॉलिक्यूल पहले कॉपी होगा, उसके बाद वो एक कॉपी जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के काबिल होगा। इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जरूरी है। और कैसे होता है, 3 डिफरेंट मॉडल्स साइंटिस्ट ने बताए थे, कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। जो इन तीनों में करेक्ट था, यानी कि जो एग्जैक्ट ठीक का मॉडल था, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। और उन्हीं इसी मॉडल को क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय मिचेल्सन एंड स्टहल। और उन्होंने बताया कि जो डीएनए का प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव है, जिसके थ्रू डीएनए रिप्लिकेट होता है, यानी इसका एक स्ट्रैंड ओरिजिनल होता है और एक स्ट्रैंड इसके लिए नया सिंथेसाइज हो जाता है। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन, डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये होता कैसे है। यानी कि डीएनए का एक स्ट्रैंड बना था, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, अब इसके साथ ये जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बना है ये किस तरह बना है, हाउ दिस डीएनए न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए विल फॉर्म, ये डीएनए का नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा, इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।